हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। तो स्टूडेंट, हमारा जो पी ब्लॉक है वो समाप्त हो चुका है और जितने भी उसके शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे आते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो हम आपको प्रैक्टिस सेट में करा देंगे। आज से स्टूडेंट हम डी और एफ ब्लॉक स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी स्टूडेंट, इसलिए इन वीडियोज़ को भी सही तरह देखना, तभी स्टूडेंट आप बोर्ड परीक्षा में अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो स्टूडेंट, आज से हम डी और एफ ब्लॉक स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम पहले डी ब्लॉक का बेसिक पढ़ाएंगे, क्योंकि मैं ये जो यूनिट है पूरा 2 पार्ट्स में कराने वाला हूँ। डी ब्लॉक के तत्व अलग कराऊंगा और एफ ब्लॉक के तत्व अलग पढ़ाऊंगा। ठीक है, टेंशन ना लो, बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। तो स्टूडेंट, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? केवल डी ब्लॉक के तत्व। तो जो डी और एफ ब्लॉक के तत्व हैं, इनको मैं आपको 2 पार्ट्स में कराने वाला हूँ, डी ब्लॉक के तत्व और एफ ब्लॉक के तत्व। तो आज हम केवल डी ब्लॉक के तत्व का बेसिक जानेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि डी ब्लॉक के तत्व कहते किसे हैं। तो यहां पर थोड़ा सा लिखोगे, ऐसे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करता है, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। याद रखोगे, ऐसे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां प्रवेश करे स्टूडेंट? डी उपकोष में। उन तत्वों को हम क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। फॉर एग्जांपल की मैं बात करूं, अगर हम स्कैंडियम की बात करें, 21Sc होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d1। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट देखो किस में जा रहा है? डी उपकोष में। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो स्कैंडियम तत्व है वो डी ब्लॉक का सदस्य है। अब एक चीज और बताओ स्टूडेंट कि जो डी उपकोष होता है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? आप सभी को पता होगा कि डी उपकोष में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। आप सभी को इतना तो पता ही होगा। अब देखो 3d1 से लेकर 3d10 इतने इलेक्ट्रॉन्स को रखा जा सकता है। ठीक है ना, कहां पर? डी ब्लॉक में। क्योंकि डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं, या डी ब्लॉक में कह सकते हैं कि जितने एलिमेंट्स होंगे उनमें 1 से लेके 10 तक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर सकते हैं। डी कोष में आप सभी को पता है स्टूडेंट 5 कक्षक और 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने? 5 कक्षक और 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब दूसरी बात आती है कि डी ब्लॉक के तत्वों को रखा कहां गया है दीर्घाकार अवसाड़ी में। तो स्टूडेंट देखो, डी ब्लॉक के जो सदस्य हैं, सबसे पहले एस ब्लॉक है। क्या है? मैं छोटा सा बना रहा हूं टेबल सा। एस ब्लॉक में केवल 2 वर्गों को रखा गया, पहला और दूसरा। अब इसके बाद स्टूडेंट 10 वर्गों में पूरा का पूरा डी ब्लॉक रखा गया है। कितने वर्गों में? 10 वर्गों में पूरा का पूरा डी ब्लॉक 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यहां तक पूरा का पूरा आपका डी ब्लॉक है। उसके बाद स्टूडेंट आगे 6 वर्ग हैं, उनमें पी ब्लॉक को रखा गया है। कितने वर्गों में? 6 वर्ग बने हुए आगे, उसमें पी ब्लॉक को रखा गया है। और जो एफ ब्लॉक के तत्व हैं उनको दीर्घाकार आवासाड़ी के नीचे 14 तत्वों की 2 श्रेणियों में रखा गया है, जिनको लेंथेनाइट श्रेणी और एक्टिनाइट श्रेणी कहते हैं। बट हमें उन चीजों से मतलब नहीं है। एस ब्लॉक से आपको कोई मतलब नहीं है। पी ब्लॉक में हम आपको पूरा का पूरा पढ़ा चुके हैं, तो इससे भी कोई मतलब नहीं है। अब हमें केवल और केवल डी ब्लॉक से मतलब है। तो डी ब्लॉक के तत्वों को एस ब्लॉक के बाद तथा पी ब्लॉक से पहले रखा गया है। और डी ब्लॉक को कितने वर्गों में बांटा गया स्टूडेंट? 10 वर्गों में बांटा गया। कितने वर्गों में? 10। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इतने वर्गों में डी ब्लॉक के तत्वों को रखा गया है। ये थोड़ा बेसिक है स्टूडेंट, सारी चीजें जानते जाओ तभी आप पूरा का पूरा डी ब्लॉक सही तरह समझ पाओगे। अब दूसरी बात आती है कि इनके बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वैसे तो मैं आपको सभी सीरीज, इसमें देखो 3 श्रेणी इंपॉर्टेंट है, 3D श्रेणी, 4D श्रेणी और 5D श्रेणी। इसको 3D श्रेणी बोलते हैं हम लोग, इसको 4D श्रेणी बोला जाता है, इसको 5D श्रेणी और इसको 6D बोला जाता है। ठीक है, बट हमें इन तीनों से ज़्यादा मतलब है, क्योंकि ये 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो देखो इनके बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है स्टूडेंट NS2। बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? NS1 या 2। और इससे पहले का जो कोश होगा, इससे पहले का जो कोश होगा स्टूडेंट, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा आपका N-1 S2, N-1 P6 और N-1 D1 से लेके 10। और बाह्य कोश का क्या है? NS1 या 2। अब इसका देखो मतलब क्या, मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब कर दूं। देखो स्टूडेंट, मैं किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास जो डी कोश में है ले सकता हूं। जैसे मैंने ले लिया, सपोज करो आयरन को ले लिया, Fe को ले लिया। ठीक है, 26 है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6,
4s2 और 3d6, यही तो होगा 3d6, यही तो करोगे, बताओ इलेक्ट्रॉन विन्यास करोगे तो। अब स्टूडेंट अगर हम इसको अरेंज करके लिखें तो क्या लिखेंगे, पहले 3d आएगा, 3d6 आएगा, उसके बाद आपका 4s2 आएगा, यही तो आने वाला है। अब देखो इस तरीके से अगर मैं लिखूं तो किसी को कोई दिक्कत होगी स्टूडेंट, तो इसका जो बाह्य कोश है उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो गया, NS2, क्या हो गया ये NS2 हो गया, क्योंकि मैंने बोला NS1 या 2, तो NS2 हो गया। अब इससे पिछला कोश क्या है स्टूडेंट, यही तो है पूरा का पूरा 3 वाला, तो n यहाँ पर आपके पास कितना है, यहाँ पर 4 है, तो ये तो 4s2 हो गया। अब इसको लिखना है तो कैसे करोगे, इसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं, n-1 S2, n-1 P6 और n-1 D 1 से लेके 10 तक, तो यहां पर कितना आपका 6 है। क्लियर सभी को, n हमारे यहां पर कितना दे रखा, 4, तो 4 - 1 क्या हो गया, 3s2, 3p6 और 3d6, बताओ है पिछले कोश का इलेक्ट्रॉन विन्यास है या नहीं है, खुद देखो जरा। तो इसके बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन विन्यास स्टूडेंट ये होता है, और इसलिए पिछली कोश जो होगी उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास आपका इस तरीके से होता है। तो डी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आपसे पूछा जाए तो बता सकते हो कि बाह्य कोश का NS1 या 2 होता है, और इससे पिछली कोश का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो कुछ इस प्रकार से होता है। तो क्लियर है स्टूडेंट, सबसे पहले बात क्या सीखी आप सभी ने कि डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, ऐसे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कोश में प्रवेश करता है उनको हम डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। पहली चीज क्लियर हो गई। उसके बाद स्टूडेंट डी ब्लॉक के तत्वों को कहां रखा गया है, तो दीर्घाकार आवर्त सारणी में डी ब्लॉक के तत्वों को 10 वर्गों में रखा गया है। जो 2 से 3 से लेकर जो 12 तक वर्ग हैं उन सभी में डी ब्लॉक के तत्वों को रखा गया है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। और डी ब्लॉक के तत्वों को रखा कहां गया है, तो एस ब्लॉक के बाद और पी ब्लॉक से पहले रखा गया है। इतना क्लियर है। उसके बाद मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इनके बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है, और उससे पिछली कोश जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ इस प्रकार से होता है। तो यहां तक स्टूडेंट आप सभी को क्लियर है। कोई भी डाउट हो कमेंट कर देना, बहुत बारीकी से स्टूडेंट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और यहां तक आपको सभी को समझ में आ भी रहा होगा। डिसलाइक मत करना, बहुत टाइम लगता है स्टूडेंट एक वीडियो को बनाने में, एक वीडियो को शूट करने में। थोड़े समझदार हो, बस थोड़ा सा कॉपरेट किया करो, हमारे साथ थोड़ा सा कॉपरेशन बना के रखा करो, ठीक है। आप सभी के लिए स्टूडेंट हम बहुत ज्यादा मेहनत करें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप सभी मेरे चैनल से बढ़ के बेस्ट कर सकूं। और वो टेंशन ना लो यार, इस टाइप से आपको सभी को सब कुछ पढ़ाया जाएगा। कोर्स भी अच्छे से पढ़ाएंगे, आंसर पेपर भी अच्छे से पढ़ाएंगे, प्रैक्टिस सेट भी अच्छे से कराएंगे। आपको 90+ सोच रहे हो तो लाने से कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। अब स्टूडेंट देखो बात आती है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को रखा कहां गया है। तो देखो मैंने यहां पर डी ब्लॉक की पूरी एक सीरीज बना रखी है। यहां पर आवर्त हैं ये वाले, और ये इस तरीके से मैंने वर्ग दिखाए हैं, ठीक है। आवर्त कौन कौन से हैं, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। चौथे आवर्त में देखो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट, ये 3D श्रेणी है, ठीक है। इसको 3D श्रेणी बोला था पूरी को, इस पूरी को 4D श्रेणी, इस वाली को 5D श्रेणी, और इस वाली को 6D श्रेणी कहा जाता है। अब दूसरी चीज स्टूडेंट समझो थोड़ी सी, देखो समझना जो मैं समझाना चाहता हूं आप सभी को। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, यहां तक स्टूडेंट सारे के सारे 3D श्रेणी के एलिमेंट्स हैं। वर्ग देखो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। देखो ये 9, 10, 11, 12 जो करके हैं स्टूडेंट, ये दीर्घाकार आवर्त सारणी के अनुसार है। अगर हम मैनलीफ के आवर्त सारणी के अनुसार चलेंगे तो क्या होगा, 3rd B, 4th B, 5th B, 6th B, 7th B, 8, 8, 8। क्योंकि आप सभी को बताया कि मैनलीफ ने जो आवर्त सारणी बनाई थी उसमें जो 8वां वर्ग है उसमें 3 तत्वों को रखा गया था, लेकिन उनको सब ग्रुप्स में डिवाइड नहीं किया गया था। ये तो होगी स्टूडेंट 3D श्रेणी की बात। उसके बाद देखो आपको आगे कैसे बढ़ना है, 21 में आप 18 जोड़ दो, 21 में 18 जोड़ दो। यहां से आप क्या करोगे, बता रहा हूं तरीका, प्लस 18 कर दो तो क्या बनेगा 39। 39 के बाद लास्ट तक 10 जो एलिमेंट्स उनको लिख दो, इट्रियम, जर्कोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रूथियम, रहोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, अर्जेंटम बोला जाता है, कैडमियम। हो गया 48 तक। ये सारे के सारे स्टूडेंट 4D श्रेणी के एलिमेंट्स हैं। कौन सी श्रेणी के, 4D श्रेणी के एलिमेंट्स हैं सारे के सारे। उसके बाद स्टूडेंट यहां पर आने के बाद आपको फिर 18 जोड़ देना है। 39 में अगर आप 18 जोड़ोगे तो स्टूडेंट कितना होता है बताओ, आप सभी को पता है 57 होता है। बट यहां पर एक चीज याद रखने वाली चीज है स्टूडेंट, 57 लेंथेनम है। 57 के बाद 58 से लेके 71 तक के तत्वों को एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट, एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। इस चीज को याद रखना। और इस श्रेणी को बोला जाता है लेंथेनाइड श्रेणी। क्या बोला जाता है, लेंथेनाइड श्रेणी। इस चीज को आप याद रखोगे, ठीक है। 58 से 71 तक के जो तत्व हैं उनको एफ ब्लॉक के तत्व कहा जाता है, जो कि दीर्घाकार आवर्त सारणी के नीचे 14 तत्वों की 2 श्रेणियों में रखे गए हैं। उसके बाद 71 तक खत्म, फिर 72 हैफनियम, क्या है इसका नाम, हैफनियम। इसका नाम क्या है आपका, टेंटेलम 73 पर,
74 पर है आपका टंगस्टन, 75 पे आपका रेहनियम, 76 पे आपका ऑस्मियम, 77 पर है इरिडियम, 78 पर है प्लेटिनम, 79 पर है गोल्ड एयू ऑरम, 80 पर है पारा Hg। ठीक है, 80 तक क्लियर हो गया। ये सारे के सारे स्टूडेंट 5D श्रेणी के एलिमेंट्स हैं। कौन से श्रेणी के एलिमेंट्स हैं? 5D श्रेणी के एलिमेंट्स हैं। 6D श्रेणी AC एक्टिनियम 89, उसके बाद 90 से लेके 103 तक के जो तत्व हैं स्टूडेंट, इनको हम कहते हैं ए ब्लॉक के तत्व। और ये जो श्रेणी है स्टूडेंट, इसको एक्टिनाइड श्रेणी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्टिनाइड श्रेणी कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें भी देखो 14 तत्व हैं और इसमें भी 14 तत्व हैं, तो हम कह सकते हैं कि ए ब्लॉक के तत्वों को स्टूडेंट दो श्रेणियों में रखा गया है। लेंथेनाइड श्रेणी 58 से लेके 71 तक और एक्टिनाइड श्रेणी 90 से लेके 103 तक। वो मैं आपको जब ए ब्लॉक के तत्व पढ़ाऊंगा पूरा का पूरा समझाऊंगा किस तरीके से कौन कौन से एलिमेंट्स रखे गए हैं। उसका देखो 89 खत्म, फिर देखो इसमें 103 तक तो हमारा खत्म हो चुका है। 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, इन सारे सारे एलिमेंट्स को, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने इनके नाम नहीं लिखे हैं स्टूडेंट। बस आपको ऊपर वाली 3 श्रेणी 3 सीरीज को तैयार करना है सही तरह। ये इतने मस्ट नहीं है, इनको कहीं नहीं पूछा जाता, वैसे ही अपना टाइम वेस्ट करोगे, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि इनको भी याद कर सको, इसलिए मैंने स्टूडेंट इनको नहीं लिखा है नीचे। आपको केवल 3 सीरीज से ध्यान देना है, 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, 5D श्रेणी। 3D श्रेणी में इन एलिमेंट्स को रखा गया है, 4D में आपको इन एलिमेंट्स को रखा गया है, 5D में इन एलिमेंट्स को रखा गया है। तो ये 3 सीरीज स्टूडेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टूडेंट डी ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट्स रखे गए हैं क्लियर हो गया सभी को। ये आपको 2-4 बार बना के देखनी है, आपको ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगी। आज तो मैं केवल आपको बेसिक पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। अगली जो वीडियो आएगी स्टूडेंट, उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा डी ब्लॉक के तत्वों के सामान्य लक्षण, इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है, किस प्रकार के आयन बनाते हैं, किस प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था होती है, वो सारा का सारा बेसिक हमारे नेक्स्ट वीडियो में रहने वाला है। आज हमने केवल थोड़ा सा बेसिक जाना है स्टूडेंट कि हम डी ब्लॉक के तत्वों किस प्रकार से पढ़ने वाले हैं। टेंशन ना लो, बहुत ईजी तरीके से आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा, पढ़ाने की कोशिश करूंगा। फिर भी कोई डाउट हो, कमेंट बॉक्स आपके लिए बना होता है, नेक्स्ट वीडियो हम और सुधार करेंगे। बस आप हमें सजेशन दिया करो, डिसलाइक नहीं सजेशन, क्योंकि सजेस्ट करोगे हम उसमें सुधार कर देंगे, डिसलाइक करोगे हमें पता क्या पड़ेगा हम क्या गलती कर रहे हैं। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट। आज की वीडियो को थोड़ा सा यहीं पर रहने देते हैं, थोड़ा सा हमारे पास टाइम की भी कमी है। तो आज की वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी किया करो, जिससे आपकी तरह और भी स्टूडेंट्स हमारी वीडियोस का फ्री में फायदा उठा सकें।